वह चुप हो गए। मैंने ही फिर कहा, कहीं भी रहूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेलापन अब मेरी आदत बन चुका है। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे ही दिन मामी जी ने फरमान दागा, दिलीप, निधि को शक्तिनगर छोड़ आना, कुछ दिन अपने भाई बहनों के साथ रह लेगी। दिलीप अस्पताल से लौटकर खाना खा रहे थे। बोले, भूख इतनी जोर की लगी कि आते ही खाने बैठ गया। तुम्हें बताना भूल ही गए। क्या? बुआ बीमार है, किशनगंज से आदमी आया था। तो मैं अभी वही जा रहा हूँ, सोचता हूँ कि बुआ की बहू को भी साथ ले जाऊं। वह वहां जाकर क्या करेगी? वही तो आमतौर पर जो बहुएं करती हैं सास की बीमारी में। और फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, मैं खाना खा रहा हूँ, तब तक आप तैयार हो लीजिए। हाँ, 2-4 दिन रहने की तैयारी से जाइएगा। मामी ने कुछ कहना चाहा, पर पता नहीं क्या सोचकर चुप लगा गई। वैसे भी दिलीप से थोड़ा डरती थी। मैं नीचे उतरी तब तक वह पोर्च में पहुंच चुके थे। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए बोले, बैठिए। तो क्या मोटरसाइकिल पर लेकर जाएगा अब इसे? मामी जी ने कहा। डोंट वरी मम्मा, कुछ नहीं होता, फिर मैं हूं ना साथ में। मामी जी ने शायद कुछ और भी कहा, पर उनकी बात गाड़ी की घरघराहट में डूब गई। थोड़ी ही देर बाद हम लोग सड़क पर थे। करीब घंटा सवा घंटे के सफर के बाद हम लोग गांव में थे। ब्याह के बाद सीधे यहीं आए थे, पर अब कुछ भी पहचाना नहीं लग रहा था। जिस घर के सामने हम लोग रुके वह भी अनजाना सा लग रहा था। उन दिन तो तोरण, बंधनवार, मंडप, शामियाने, बिजली की असंख्य मालाओं के कारण इसकी छटा ही दूसरी थी। गाड़ी की आवाज सुनते ही रमा उमा दौड़कर आई, पीछे पीछे अम्मा जी भी। अरे, मुझे देखकर उनके मुंह से निकला, तुम्हारी बहू को लाया हूँ बुआ, अच्छी तरह सेवा करवा लो। दादा 4-8 दिनों के लिए बाहर गए हैं, इस मौके का लाभ उठाओ। ठहर, इसे अभी यहीं रोके रखना, कहते हुए अम्मा जी शायद राई नून लेने अंदर चली गई। पीछे पीछे लड़कियां भी। इस फरेब की क्या जरूरत थी? मैंने दबी जबान से मगर सख्त लहजे में कहा। मैं वैसे भी चली आती। फरेब आपके लिए नहीं, मम्मी के लिए किया था। आखिर इस बेचारी का भी तो कुछ दिन हक बनता है। कुछ देर बाद बोल बतियाकर दिलीप वापस हो लिए। मुझे लगा जैसे सुनसान जंगल में मुझे अकेला छोड़ गए हों। अपनी ससुराल में वह पहला दिन बेहद तनाव पर गुजरा, पर धीरे धीरे पता चला कि यह दूरी गलत फहमियों के कारण है। जिसे मैं उपेक्षा समझ रही थी वह उनका संकोच था। शादी इतने अप्रत्याशित ढंग से हो गई कि उन्हें अपनी राय बताने का समय ही ना मिला, और उसके बाद मैं मामा जी के यहाँ ही रही। इसी से कुछ नाराजी भी थी, पर एक बार अच्छी तरह से परिचय हो जाने के बाद कोई व्यवधान ना रहा। रमा उमा तो ऐसे घुल मिल गई कि लगा जैसे सुधी ही 2 रूपों में बट गई हो। पर सुधी इन दिनों कितनी दूर की चीज लग रही थी। प्यार तो मामी जी भी बहुत करती थी, पर उनके प्यार में एक रौब, एक अनुशासन था, और अम्मा जी का प्यार एकदम निश्चल और सरल था। उन्होंने मुझे पता ही नहीं लगने दिया कि शादी के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। 2-4 बार मैंने लक्ष्य किया कि वह गौर से मुझे देख रही हैं। एक बार जब उनका यूं घूरना पकड़ाई में आ गया, भेद भरे अंदाज में पूछा, कुछ है? मैंने सिर झुका लिया। शायद उसे उन्होंने नारी सुलभ लज्जा समझा, क्योंकि मैंने कनखियों से देखा कि प्रसन्नता से उनका चेहरा खिल उठा। वह इष्ट देव को बार बार सिर नवा रही हैं। ये ट्रेनिंग से लौटे तो शाम को स्कूटर उठाकर सीधे गांव वहां पहुंचे। इनके पहुंचते ही घर में जैसे एक हंगामा बरपा हो गया। अम्मा जी बाहर उसारे में खड़ी किसी से बतिया रही थी। वह भागी भागी अंदर आई और उन्होंने पुरानी बदरंग धोती फेंककर नई पहन ली, इतनी नई कि आंखों में चुभ रही थी। मैं अपनी वही अटैची लेकर आई थी जो मैंने माँ के यहाँ जाने के लिए पैक की थी। उसमें पड़ी मेरी एक मैक्सी उमा पहने हुई थी। भैया को देखते ही वह हड़बड़ाकर कमरे में घुस गई और कपड़े बदल कर ही बाहर निकली। मैं और रमा दोनों मिलकर एक साड़ी काट रही थी। ऊपर वाले कमरे में वह साड़ी अपने पूरे विस्तार में फैली हुई थी। साथ ही रेशम के लच्छे, सुइयां, कैंची, पेंसिल और भी ना जाने क्या क्या पड़ा था। फुर्ती के साथ सारा कबाड़ समेटा गया और भैया के ऊपर आने से पहले ही कमरा झाड़ पहुंचकर चमका दिया गया। उसके बाद रसोई का भव्य आयोजन प्रारंभ हुआ। तीनों माँ बेटी उसमें जुट गई। मुझसे अम्मा जी बार बार कहती रही, इतने दिन का थंगा मांदा आया है, थोड़ी देर उसके पास बैठ ले। पर मैं उन्हें अनसुना करते हुए कुछ ना कुछ करती रही। मेरी इस अवज्ञा का उन्होंने बुरा नहीं माना, उल्टे खुश हो गई। रात सोने से पहले इन्होंने कहा, अम्मा सुबह खाना जल्दी ही बना लेना, मेरी छुट्टी नहीं है। और फिर कुछ देर रुककर बोले, इसे भी साथ ले जाऊंगा। फटफटी पर ले जाएगा? तो क्या हुआ अम्मा, दिल्ली में तो पूरा परिवार स्कूटर पर घूमता है, जानती हो। अच्छा, बोर तो नहीं हो गई यहाँ? सोने से पहले इन्होंने पूछा। नहीं तो, मेरा मन खूब मन लग गया है यहाँ। वह कुछ देर तक स्नेहाद्र दृष्टि से देखते रहे, फिर बोले, मामी ने बताया कि तुम गांव में हो तो मैं इतना परेशान हो गया। फिर दिलीप ने ही बताया, वह तो लेने भी पहुंचा था पर तुम्ही ने मना कर दिया। दिलीप इस बीच 2 बार आए, पर मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने एक बार बस इतना पूछा था, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? और वह इतने सपाट स्वर में कि मैंने उत्तर देना जरूरी ही नहीं समझा था।
तब यूँ झूठ मूठ बात बनाकर कहने की क्या जरूरत थी। अभी अगर इनसे कह दूं वह अम्मा जी की बीमारी का बहाना बनाकर मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए थे तो इनके चेहरे का रंग कैसा हो जाएगा। ये जो अभी अभी आंखों में खुशी की दीपावलियां जगमगा रही हैं वे एकाएक बुझ जाएंगी। दिलीप ने शायद इसी दीपोत्सव के लिए यह बहाना गढ़ा हो। मुझे मालूम है दिलीप जितनी मुझसे नफरत करते हैं उतना ही अपने इस निरीह भाई से स्नेह भी। गांव से लौटने के बाद कितने ही दिन तक मन उन्हीं यादों में खोया रहा। अम्मा जी का निश्चल प्यार, रमा उमा की चूहलबाजी और सबसे ज्यादा इनका गृह स्वामी का रूप याद आता रहा। माथा ऊंचा करके चलने से मनुष्य का व्यक्तित्व कितना बदल जाता है। बगले की चार दीवारी में प्रवेश करते ही इनका वह रूप जाने कहाँ खो गया और वह पहले की तरह मन में अभी करुणा और कहीं जगमगाने लगे। यह आपका पत्र। मैं छत पर सूखते कपड़ों को तय कर रही कि दिलीप ने आकर पत्र पकड़ा दिया। मैंने लिफाफा उलट पुलट कर देखा। अक्षर पहचाने से नहीं थे। पता भी माँ के घर का था। कौन दे गया? भैया का पत्र है। भैया? दीपक भैया का। मैं मद्रास भैया का सामान लाने गया था, उसमें यह मिला। लेकिन आप तो चंडीगढ़ गए थे। हाँ, मम्मी पापा को यही बताया, लेकिन मैं मद्रास गया था। कंपनी का फ्लैट खाली करना था। सामान फिलहाल मैंने अपने कमरे में रख दिया है। आप भी मम्मी से जिक्र ना कीजिएगा। और यह पत्र, यह मेज की दराज से मिला था। मैं तो इसे वही नष्ट कर डालता। फिर सोचा यह तो मरने वाले के साथ अन्याय होगा। जिसके नाम यह लिखा गया है उसे ही अधिकार है अब इसे पढ़े या फाड़ कर फेंक दे। पत्र को हृदय से लगाए मैं देर तक वहीं खड़ी रह गई। यह वही पत्र था जिसकी मुझे इतनी आतुरता से प्रतीक्षा थी। यह मुझे मिलने वाला मेरे जीवन का पहला और शायद अंतिम प्रेम पत्र था। बेचारे लिख तो गए थे पर डाक में डालने से पहले ही अनंत में विलीन हो गए। या यह तो कहो कि समय पर दिलीप जी का विवेक जाग गया, नहीं तो कितना कुछ अनकहा ही रह जाता। पत्र को बार बार चूमती मैं भीतर आ गई। कमरे को अच्छी तरह से बंद करके मैंने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला। बहुत संक्षिप्त सा पत्र था, अंग्रेजी में। निधि, न प्रिय न प्रियतम, कुछ भी नहीं, सिर्फ निधि। बहुत दिनों से लिखने की सोच रहा हूँ, आज आखिर निश्चय कर ही डाला। वैसे आते हुए मैं मम्मी जी को संकेत भी दे आया था, पर तुम्हें बता देना ही अपना कर्तव्य समझता हूँ। 2 साल पश्चिम में रहकर लौटा हूँ। वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है। नारी की अनावृत देह मेरे लिए अब अचंभे की वस्तु नहीं रह गई है, पर वहाँ रहते हुए अपने लिए हमेशा मैंने एक भारतीय वधू की कामना की है। ऐसी लड़की जो संकोच और शील की प्रतिमूर्ति हो, लज्जा जिसका आभूषण हो। तुम्हें देखकर लगा था कि मेरा सपना साकार हो गया, पर तुमने जिस सहजता से अपने आप को मुझे सौंप दिया था उससे लगा कि भारत भी अब बहुत प्रगतिशील हो गया है, या कि हो सकता है तुम्हारे ही संस्कारों में कहीं खोट हो। बहरहाल यह विवाह मेरे लिए अब असंभव है, क्योंकि यह बात बार बार मेरे मन में आती रहेगी कि क्या सचमुच में ही मैं तुम्हारे लिए पहला व्यक्ति था। तुम सुंदर हो, स्मार्ट हो, दूसरा पति ढूंढने में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऐसी आशा है। क्षमा। एक एक अक्षर जहर का सा भेदते हुए मेरे मन में चले गए। मेरा सारा अस्तित्व पके फोड़े सा टीस उठा। लगा कि मैं अंधकार के सागर में डुबकियां खा रही हूँ। दम घुटा जा रहा है और मृत्यु के पल नजदीक आते जा रहे हैं। लगा कि कोई घन मार मार कर मेरी गुड़मुड़ी संवेदना को समतल करने की चेष्टा कर रहा है। लगा कि किसी ने मुझे ऊंचे पर्वत से ढकेल दिया है। अब आवाज लगा रहा है, निधि निधि निधि, और कर्मशः वह आवाज तेज होती चलेगी। घन की चोट अब दोहरे जोर से पड़ रही थी। मैं लगभग संज्ञा शून्य होकर सारे अत्याचार झेल रही थी कि एकाएक मेरी चेतना लौट आई। कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। मैं घबराई हुई सी आवाज से मुझे पुकार रहा था। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। ये बद हवा से दरवाजे में खड़े थे। क्या करने लग गई थी तुम? मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। मैं उनके पसीना पसीना होते चेहरे को अपलक देखते हुए सपाट स्वर में कहा, सो गई थी। वह कागज का टुकड़ा मेरी उम्र भर की नींद उड़ाकर ले गया। मैं मरने वाले को कोस रही थी। जब इतनी दिलेरी से पत्र लिखा था तो पोस्ट करने में कोताही क्यों की? समय रहते मुझे मिल जाता तो इस पाप के भार से तो मुझे मुक्ति मिल गई होती। प्रणय का प्रतीक, प्रेम का अंकुर, जिसे मैंने पता नहीं कैसे नामों से दिए थे। मैंने 100 नामों से अपनी भूल को संवारा था। माता पिता का भी लिहाज नहीं किया था। वे सारे भावुक संबोधन, उदात्त विशेषण आज उनकी दुर्बल क्षणों की पहचान रह गए थे।
यह तुमने क्या किया दिलीप? मुझे यह कैसा, मुझसे कैसा प्रतिशोध लिया? माना कि तुम मेरा तिरस्कार करते हो, पर अपने भाई से तो तुम प्यार करते थे ना। फिर उसकी प्रतिमा को क्यों खंड खंड होने दिया? कागज का वह टुकड़ा दीपक की स्मृतियों की धज्जियां उड़ा गया, साथ ही मुझे भी अपनी नज़र में कितना छोटा कर गया। जब मैं नारी सुलभ लज्जा और जन्मगत संस्कारों को तिलांजलि देकर अपने देवता को समर्पित हो रही थी, वह इसे मात्र काम वासना समझ रहे थे। इस शर्म को लेकर कहाँ जाऊँ? इस दंश को कैसे झेल पाऊंगी मैं उन अमूल्य क्षणों की धरोहर उदर में समेटे बड़े गर्व से जी रही थी। पल भर में सब कुछ समाप्त हो गया। अब इस अनचाहे बोझ से छटपटा रही हूँ। क्या इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं था? केवल मेरी ही बात होती तब भी ठीक था। इस प्रसंग में मैं एक और भी निरह प्राणी शहीद हो रहा था। उनकी हत्या का पाप किसके सिर होगा? करवट बदलकर मैंने देखा वह मुझे ही निहार रहे थे। नींद नहीं आई? दोनों ने लगभग एक साथ पूछा और फीकी सी हंसी हंस दिए। दरअसल जरा सोच में पड़ गया था। इन्होंने कहा, कोई खास बात? वह तकिए को पलंग की पीठ से टिकाकर बोले, रमा की ससुराल से पत्र आया है, मुझे मुरादाबाद बुलाए। किस लिए? वे लोग शायद दहेज की शर्तों को रिवाइज करना चाहते हैं। लेकिन ये बातें तो सगाई के समय तय हो जाती हैं ना। इसलिए तो मैंने रिवाइज शब्द का प्रयोग किया। सगाई जब हुई तब परिस्थिति दूसरी थी। मेरी यह बैंक वाली नौकरी नहीं थी और मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत पड़ता है। उन्हें तो लग रहा है कि सौदा बहुत सस्ते में तय हो गया। अब क्या विचार है? कल जा रहा हूँ। 19-20 का फ़र्क होगा तो मान लूँगा। बहुत ज़्यादा मुँह फाड़ेंगे तो सारा किस्सा ख़त्म करके चला आऊँगा। लगी लगाई सगाई तोड़ दोगे? मैंने सिहर कर पूछा। मेरे अपने घाव अभी ताज़ा ही थे। तो क्या करने को कहती हो? मैं चुप। तुमने जवाब नहीं दिया। किस बात का? वहाँ मेरी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए? क्या उनकी हर बात मान लूँ? अगर एक आध खेत बेचना पड़े तो तुम्हें एतराज़ तो ना होगा? यह तो अम्मा जी से पूछिए, मैं क्या कहूँ। अम्मा से तो खैर पूछना ही है, पर तुम भी तो मेरी पत्नी हो, तुम्हारा भी तो कुछ हक बनता है। रिश्ता लाख अनचाहा रहे, इससे तुम्हारे अधिकारों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकार? इस घर में मेरा कोई अधिकार होगा, यह कब सोचा था? मैं तो ऐसी ही पड़ी रही और आज वह सपना भी चूर चूर हो गया। उसकी किरचें मेरे मन मस्तिष्क को छलनी कर गई। सारी शाम उस टीस को, उस दर्द को मन ही मन पिया था। वह सारा संचित रोष अब एकाएक सतह पर आकर मुझे मथने लगा। पत्नी हूँ यह तो सुन लिया, मैंने कसीले स्वर में कहा, पर पत्नी को लेकर दूसरों के दरवाजे पर कब तक पड़े रहोगे, यह तो बताइए। वह चकित से मुझे देखते रह गए। फिर धीरे से बोले, कहाँ रहना चाहती हो? जिन लोगों के पास मामा जी की इतनी बड़ी खोटी नहीं होती, क्या उन लोगों की बीवियां कहाँ रहती हैं? घर में रहती हैं। 2 या 3 कमरों का छोटा सा घर होता है, बंगला नहीं होता। यहाँ भी तो एक कमरे में गुजारा कर रही हूँ, और वह भी मेरा कितना अपना है। निधि एकाएक गंभीर हो उठे। तुमसे किसी ने कुछ कहा? क्या कहने का इंतजार करेंगे? नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ। आप तो बस इतना जान लीजिए कि इस घर में अब मैं रहना नहीं चाहती, बस। उसके बाद यह भी सो नहीं सके, बराबर करवटें बदलते रहे। सुबह नीचे जाने से पहले अनुनय भरे स्वर में बोले, मेरे लौटने तक सब्र कर सकोगे निधि? मैं आते ही कोई इंतजाम कर लूँगा, पर तब तक ना हो तो कुछ दिन अपनी माँ के यहाँ हुआ। मेरा रात वाला जोश समाप्त हो चुका था। माँ के यहाँ जाने का भी कोई खास उत्साह नहीं था। मैंने बड़प्पन जताते हुए कहा, यह सब बाद में देखा जाएगा, अभी तो आप निश्चिंत मन मुरादाबाद हो आइए। मुझे लेकर कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं। मेरे आश्वासन के बावजूद यह निश्चित नहीं हो पाए। सारी सुबह मेरे आसपास मंडराते रहे। ऑटो में सामान रखवाने के बाद भी एक बार ऊपर कमरे में आए। लगा कि कुछ कहना चाहते हैं, पर वह कह नहीं पाए, ना ही मैंने पूछना जरूरी समझा। मुरादाबाद से लौटे तो सब कुछ तय कर आ चुके थे। आते ही सूचना दी, मामी जी 5 जून की तारीख तय हुई है, अब एकदम तैयारी में जुट जाना होगा। इतनी गर्मी में क्या दिवाली तक रुक नहीं सकते थे? तारीख तय करने का अधिकार तो उन्हीं का था, मुझे तो सिर्फ मुहर भर लगानी थी। 4 महीने बाद फिर एक 4 मीटर लंबा मांग पत्र पेश कर देते तो इतनी जितनी जल्दी निपट जाए अच्छा है। मुझे तो 25 मई से पहले छुट्टी मिल नहीं सकती। सोचता हूँ निधि को गांव छोड़ा हूँ, अम्मा को थोड़ा सहारा हो जाएगा। यह वहां जाकर क्या करेगी? ओफो मामी, लड़की की शादी है, 100 तरह के काम निकलते हैं। घर की बहू ऐसे नहीं हाथ बटाएगी तो कैसे बटाएगी? यह तो दिलीप जी बोल रहे थे। गर्मी देखते ही कैसी पड़ रही है, तो कूलर लगवा देंगे, पंखा लगवा देंगे। हमारे दादा को क्या ऐसा वैसा समझ रखा है? यानी कि दिलीप जी मुझे घर से भगाने के लिए कृत संकल्प थे। मैंने भी इस बार निर्णय ले लिया था। चलने की तैयारी शुरू हो गई। इनसे कह दिया कि इस बार स्कूटर से जाना नहीं हो सकेगा, मेरा सारा सामान साथ जाएगा।
टैक्सी से ले जाएंगे भाई, पर थोड़ा सब्र से काम लो। सामान की चर्चा अभी से मत छेड़ो, मामी जी बुरा मान जाएंगी। पर मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती, यही ना? मुझे मालूम है, तुमने मुझे बताया है एक बार। और इत्मीनान रखो, तुम्हारी इच्छा के विपरीत कोई काम करने के लिए मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा। यह क्या, मैं नहीं जानती? मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी किसी बात के लिए तुमने मुझे बाध्य नहीं किया। और फिर मुझे अपने पर ही हंसी आ गई। किस बात की जिद कर रही हूँ मैं? यह मेरा पागल हट है। मैं कहीं भी रहूं उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस शर्मनाक झूठ को मैं अपने में समेटे जा रही हूँ वह तो हर जगह मेरे साथ ही रहेगा। उससे मुक्ति कहाँ मिलेगी? सच तो यह है कि पिछले दिनों जैसे मैं सपने में जी रही थी, अपनी मानसिक उलझनों से घिरी हुई, मैं भूल ही गई थी कि मेरा शरीर भी इन दिनों संक्रमण से गुजर रहा है। इतने दिनों तक मैं इस कड़वे सच को अनदेखा करती रही, पर अब यह संभव नहीं था। यह सच कितना भयानक रूप धारण किया था, मेरे सामने मुंह बाए खड़ा था। रमा की शादी में घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। गांव ज्वार की औरतें अम्मा जी का हाथ बटाने, सुबह शाम गीत गाने के लिए जुड़ जाती और मैं उन सब के लिए आकर्षण का केंद्र थी, कौतूहल का विषय थी। लाख चाहने पर उनकी घाघ नजरों से बच नहीं पाती। कोई कहता, आजकल तो बस शादी हुई नहीं कि पेट निकल आता है। अरे तो इसमें अचरज क्या है? दूसरी कहती, अब कोई लड़कियां ब्याही जाती हैं पूरी औरत होती हैं, आधी उम्र तो माँ बाप के घर पे ही बिता कर आती हैं। तीसरी ताना कसती, फिर भी बहू बेटियों का यूं सीना तन कर चलना अच्छा लगता है भला? आजकल का तो चलना ही निराला है। हमने तो चार चार हो गए फिर भी दबी ढकी रहती। 9 महीने तक तो पड़ोसी को भी पता नहीं लगा था। उस खुसुर फुसुर से मेरा जी घबराने लगता। अम्मा जी सामने होती तो यही औरतें स्नेह और ममता की मूर्ति बन जाती। इसी से अम्मा जी के सामने मेरा मुंह नहीं खुलता था, और उनसे कहती भी तो क्या। शादी से 3-4 दिन पहले ही मामी जी दिनेश के साथ आ पहुंची और मुझे महिला मंडल से निजात मिल गई। मामी जी का दबंग रौबेला व्यक्तित्व भी ऐसा था कि सभी उनसे खौफ खाते। अम्मा जी भी उनसे सहमी सहमी रहती। बेचारी अम्मा जी, उन्हें तो आते ही फटकार सुननी पड़ी। कृष्णा बहू को बड़े मजे से बुला तो लिया, पर उसका ठीक से इंतजाम तो किया होता। 1 इंच भर की जगह कहीं ऐसी है जहां वह घड़ी भर को कमर सीधी कर सके? घर भट्टी का तप रहा है सो अलग। कहकर वह चुप नहीं हुई। उन्होंने खड़े खड़े छत वाले कमरे में सीलिंग फैन लगवाया, खिड़कियों में खस के पर्दे टांग दिए, और पूरे घर में यही एक कमरा ढंका था, उस पर मामी जी का दखल हो गया। मेरे लिए तो जैसे नजर कैद हो गई। उनकी इजाजत के बिना नीचे पांव देना मुहाल था। मामी जी की उत्साह अधिकार चौकसी ने रमा उमा को फिर से मुझसे दूर कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने एक स्नेह का ताना बाना बुना था, वह तार तार हो गया। रमा तो खैर सपनों में खोई हुई थी, फालतू बातों के लिए उसके पास समय नहीं था, पर उमा स्वयं को बहुत अपमानित उपेक्षित सा अनुभव कर रही थी। उसका गुस्सा बात बात पर झलकता था। कल ही अपनी सखी से कह रही थी, शादी ब्याह तो बराबरी वालों में ही अच्छे लगते हैं, ये बड़े घर की बेटियां आकर अपने को छोटा बना जाती हैं। रमा की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। अपनी ओर से हम लोगों ने अच्छा प्रबंध किया ही था, पर यह मानना होगा कि बाराती भी सज्जन थे। एक बार जो मांगना था सो उन्होंने मांग लिया, पर फिर बाद में कोई टंटा बखेड़ा नहीं किया। हम लोग जितना डर रहे थे उसकी तुलना में विवाह अत्यंत शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। दूसरे दिन सब लोग अपनी थकान मिटा रहे थे। मामा जी अम्मा जी के पास आकर बोले, कृष्णा बहुत बहुत बधाई, यह सब काम शांति से निपट गया, अब हमें इजाजत दो। तुम्हें तो रुकने के लिए नहीं कह सकती मैं, यहाँ दिलीप भी नहीं है, तुम्हारे सोने बैठने का ढंग से इंतजाम नहीं हो पाता। पर भौजी तो अभी रहेंगी ना? नहीं, मैं भी अब चलूंगी। घर को और तुम्हारे भैया को ज्यादा दिन तक नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। दिलीप का कोई ठिकाना है? दिन भर बाहर रहता है। अम्मा जी ने मुझे डलिया में पूड़ी मिठाई सजाने की आज्ञा थी और मैं खुद जाकर बेटे को जगा ला। उन्हें देखते ही मामी जी ने कहा, शैल, मैं निधि को अपने साथ लिए जा रही हूँ, तुम तो अभी कुछ दिन रहोगे ना? अपना नाम सुनते ही मैंने चौंक कर सिर उठाया। सभी की आंखें मेरी ओर लगी हुई थी। अम्मा जी की आंखों में एक विवशता का भाव था, उस पर उमा की आंखें तो जैसे जल रही थी। इनकी ओर फिर देखने का साहस नहीं हुआ। तभी इनकी आवाज सुनाई पड़ी, मामी जी, अभी तो यहाँ बहुत समेटने को काम पड़ा है। निधि आपके साथ चली गई तो फिर अम्मा बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। तो यह कहो ना कि तुम लोग उसे मार डालने का इरादा कर रहे हो। इट्स ऑल राइट मम्मी, दिनेश ने उन्हें शांत किया। क्या खाक ऑल राइट है? डॉक्टर मित्रा ने कितनी हिदायतें देकर भेजा था। मैं जानती थी कि उनमें से एक पर भी यहाँ अमल नहीं होगा। अपनी जिम्मेदारी पर ब्याह कर लाई हूँ, तभी ना इतना सर खपा रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी। और वह भुनभुनाते हुए सबसे पहले गाड़ी में जा बैठी। अच्छा खासा तमाशा हो गया। लड़की तो शांति से विदा हो गई, पर मेहमानों की विदाई में यह नाटक हो रहा था, और इस नाटक की मूल मैं सोचकर शर्म से गड़ गई। मैं ये जतन से मामा जी को गाड़ी तक पहुंचाया। उनके बैठते ही दिनेश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
शायद वह भी इस तमाशे के कारण लज्जित हो गए थे। उनके जाते ही जैसे घर में भूचाल आ गया। अम्मा जी ने करुण स्वर में और उमा ने उन कठोर शब्दों में कैफियत तलब की। जब वे लोग ले जा रहे थे तो निधि को जाने क्यों नहीं दिया? गरीबों की कुटिया में उसका सार संभाल कैसे होगा? इन्हें भी तावा हो गया। बोले, तुम्हारे घर में जगह हो तो रखो, नहीं तो मैं दूसरा इंतजाम कर लूंगा। जिंदगी भर मैं अपनी बीवी को दूसरों के घर तो नहीं रख सकता। तूफान अपने आप थम गया। शादी वाला घर था, फिर भी कुछ लोगों के लिए मिली भगत करके लोगों के लिए कमरे का एकांत जुटा दिया था। उनका शुभारंभ इस वाक्य से आरंभ हुआ, अम्मा को इस तरह जलील करने की क्या जरूरत थी? उनके तेवर देखकर मैं सहम सी गई। उनका इस तरह का स्वर पहली बार सुना था। दबी जबान से मैंने पूछा, मैंने अम्मा जी को जलील किया? हाँ, अम्मा को, मुझे, हम सबको। कैसे? डॉक्टर की हिदायतें हमें क्यों नहीं बताई? क्योंकि अब मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं। सवाल तुम्हारी दिलचस्पी का नहीं है, तुम्हारी सेहत का है। वह चीखे। मुझे अपनी सेहत में अपने आप में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। सवाल सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं है, एक और, मुझे अब उसमें भी दिलचस्पी नहीं। उनका तमतमाया हुआ चेहरा सामान्य हो चला। फिर भी जब बोले तब इतना ही उग्र था। एक बात है निधि, इस अजन्मे जीव के लिए कभी तुम विद्रोह का झंडा लेकर खड़ी हो गई थी। परिवार की, समाज की सारी मान्यताएं तुमने ठुकरा दी और आज कहती हो तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही। क्यों? क्योंकि तब वह मेरे प्रेम का प्रतीक था, अब वह सिर्फ बेवकूफ़ी की निशानी है। तब मैं उसकी माँ थी, पर मामी जी के पोते की धाय भर अब रह गई हूँ। एंड आई हेट इट। पल भर वह सकते में आकर मुझे घूरते रहे। मैंने दोनों हथेलियों से अपना मुंह छिपा लिया। वह धीरे से मेरे पास आकर बैठ गए और हमेशा वाले मृदु अंदाज में बोले, निधि, मैंने तुम्हारे संपूर्ण इतिहास के साथ तुम्हें स्वीकार किया। अब ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें मुझसे मुंह चुराना पड़े। उफ़, आप नहीं जानते। क्या नहीं जानता मैं? क्या नहीं जानता मैं? उस स्वर में पता नहीं कैसी ममता थी, अपने पर वश ही नहीं था। सब कुछ कह डाला और कहने के बाद लगा मन एकदम हल्का हुआ। इतने दिन मन में जैसे ज्वालामुखी धधक रहा था, अब वह शांत हो गया। वह मेरी बात गौर से सुनते रहे, फिर जोरे से बोले, अगर मैं कहूँ कि मैं जानता था, क्या विश्वास कर लोगी? जानते थे तो फिर बताया क्यों नहीं? बता देता तो क्या विश्वास कर लेती? क्यों नहीं करती? उस समय तुम किसी के प्रेम के आकंठ में डूबी हुई थी। मेरी बात से तुम्हें ईर्ष्या की गंध आती और फिर मरने वाले की निंदा नहीं करते, पाप जो लगता। और मैं बेवकूफ़ों की तरह उन्हें तक रही थी। वह उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगे। कुछ देर बाद मेरी ओर देखे बिना उन्होंने सारी बात कहना शुरू किया। दीपक जिस दिन जाने की तैयारी कर रहा था, मामी जी ने मिठाई की एक बड़ी सी डलिया लाकर उसके सामने रख दी। वह मद्रास जा रहा था, दोस्तों को सगाई की खुशी में बांट दे। पहले तो वह मना करता रहा, पर मामी जी नहीं मानी तो उसने ठोकर मारकर डलिया दूर छिटका दी और चीख पड़ा, मम्मा, यह शादी नहीं होगी। आई डिक्लेयर द एंगेजमेंट इज कैंसल्ड। क्या बक रहा है? ठीक बक रहा हूँ। मैं वहाँ जाकर चिट्ठी लिखना चाहता था। अच्छा हुआ तुमने यह मौका दे दिया। इसके बाद मामी सिर पटक कर रह गई, पर उन्होंने मुंह नहीं खोला। उसके जाने के बाद भी वह बड़ी बेचैन रही। मुश्किल तो यह थी कि अपनी परेशानी किसी भी से कह भी नहीं सकती थी। मामा जी का गुस्सा बहुत तेज है, पता नहीं क्या कर बैठते। दिलीप छोटा तो है, सहन शक्ति भी उसमें नहीं है। मुझसे मैं सदा से ही उसका अटूट विश्वास और ममता रही है। मुझे अकेले में बुलाकर बोली, शैल जरा मद्रास जाकर देख तो वहाँ उसका कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। इस लड़के ने तो मुझे अच्छी मुसीबत में डाल दिया। लड़की वालों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? कितने विश्वासों से उन लोगों ने लड़की हमें सौंपी थी। इतने दिनों तक उसे लिए घूमता रहा और अब फिर किसी इंटरव्यू का बहाना बनाकर मुझे मद्रास जाना पड़ा। दीपक से कुछ बात हो पाती, इससे पहले ही सारा खेल खत्म हो गया। पर इससे पहले मुझे कुछ आभास हो गया था। उसने एक दो संकेत तुम्हारे लिए ऐसे किए थे कि मैं सन्न रह गया। कोई भी शरीफ आदमी अपनी वाग्दत्ता वधू के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, भले ही वह अमेरिका से लौटा हो। मामी जी लेकिन आज तक नहीं जानती कि उसका मन एकाएक बदल क्यों गया था। वह अब मेरे सामने आकर खड़े हो गए। निधि, तुम सोचती हो मामी जी तुम्हें दीपक के बच्चे के कारण प्यार करती हैं? यह गलत है। दीपक अगर जीवित होता, यह बच्चा भी अगर बीच में ना होता, तब भी वह तुम्हारे लिए कुछ करती। इसे उन्होंने अपना नैतिक कर्तव्य मान लिया था और तब भी शायद बलि का बकरा आपको बनाती। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा। वह कुछ ना बोले, चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहे। जानते हैं, जिस दिन यह पत्र आपके हाथ में आया था, छत से छलांग लगाने का मन आया, पर आपका ख्याल करके रह गई। पहले आपने बहुत अन्याय सहा है। अपनी मृत्यु से आपको परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। एकाएक उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। थैंक यू निधि, आई एम सो ग्रेटफुल। वचन दो भविष्य में ऐसा पागलपन नहीं करूंगी।
उनका स्वर कांप रहा था, पर हाथों की पकड़ इतनी सख्त थी कि उनके भीतर छिपा फौलादी पुरुष पल भर में मुझे सहमा गया। शैल, ये बंटी आया है। अम्मा जी को देखकर हम दोनों चौंक पड़े। इस तरह धड़धड़ाती हुई कभी कमरे में नहीं आती, अक्सर नीचे से ही आवाज दे देती हैं। जरूर कोई खास काम याद आ गया होगा। शाम की गाड़ी से मुरादाबाद जा रहे थे, रमा को विदा करानी थी। जब से मुहूर्त निकला 10 बार सामान की लिस्ट बन चुकी है, कहीं फिर कुछ शहर से मंगाना होगा। तभी बंटी मेरे चचेरे देवर को साथ लेकर आई है। कहो बंटी उस्ताद, इन्होंने आफ्टर शेव लोशन की सुगंध बिखेरते हुए कहा। इसे जरा मुरादाबाद का पता ठिकाना समझा दे, गाड़ियों का टेबल भी बता दे। पहली बार जा रहा है ना? कहाँ जा रहा है? मुरादाबाद। लड़की को लाना नहीं है? मैं तो जा रहा हूँ। नहीं, तुम्हारा जाना नहीं हो सकेगा। क्यों? पता नहीं क्यों, किस संकोच से अम्मा जी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बहू की तबीयत कुछ ढीली लग रही है, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं इनका सूटकेस जमा रही थी, मैंने चौंक कर सिर उठाया। ये मुझे ही घूर रहे थे। इनकी आंखों में अभियोग था, रोष था। अब मैं इन्हें कैसे समझाती कि मैंने अम्मा जी से कुछ भी नहीं कहा। उनकी अनुभवी नजरों ने अपने आप सब भांप लिया। अच्छा ही हुआ जो अम्मा जी ने इन्हें रोक लिया। शाम होते न होते मेरी हालत बिगड़ने लगी। गांव में किसी के यहाँ बारात में 2 जीपें आई थी। मान मनोबल करके ये जीप ले आए। भगवान को 10-10 बार मत्था टेक कर हम लोग रवाना हुए। मैं तो जानती थी कि समय पूरा हो चला है, पर अम्मा जी सतमासे की आशंका से बहुत घबरा रही थी। बार बार कह रही थी, कुछ ऐसा वैसा हो गया तो भौजी को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक तो मैं दर्द से बेहाल थी, उधर अम्मा जी का यूं बुसुरना सुन सुनकर कोफत हुआ। मैंने खींच कर कहा, अम्मा जी, बहू आपकी है, मरे या जिए, किसी दूसरे को इससे क्या मतलब। तब जाकर उनका रिरियाना बंद हुआ। शहर की बत्तियां जब दिखाई दी तब लगा रहा था कि जैसे जीप में बैठे बरसों बीत गए। इन्होंने मामा जी के बंगले के पास पल भर को गाड़ी रुकवाई और कहा, अम्मा तुम और उमा यहाँ उतर जाओ और दिलीप को लेकर नर्सिंग होम पहुंचो, मैं चलता हूँ। उन लोगों के उतरते ही ये पीछे मेरे पास आकर बैठ गए। निधि। गाड़ी स्टार्ट होते ही इन्होंने भीगे कंठ में पुकारा। जी। कहते ही दर्द की एक लहर उठी। मेरी संपूर्ण चेतना चीरती चलेगी। पल भर को जैसे सारी दुनिया अंधेरे में डूब गई। होश में आने पर देखा मेरा पसीने से भीगा हुआ सिर इनकी गोद में है और वह उसे सहला रहे हैं। अस्पताल कब आएगा? बस समझो आ गया। और थोड़ी ही देर में हम नर्सिंग होम में थे। वह परिचित इमारत मुझे धुंधली सी लग रही थी। सारा संसार अधर में तैरता सा लग रहा था। इन्होंने सहारा देकर मुझे धीरे से उतारा और आहिस्ता आहिस्ता लाउंज में ले आए। खबर ही दी थी कि सिस्टर्स दौड़ी चली आई और उन्होंने मुझे अपने संरक्षण में ले लिया। वह मेरे पीछे पीछे सारा कॉरिडोर पार करके आ पहुंचे। फिर एक कमरे के सामने रुककर सिस्टर ने शहद घुली आवाज में कहा, बस अब इसके आगे नहीं, तो सहमकर पीछे हट गए। दरवाजा बंद होने से पहले मैंने उन्हें देखा। उनका चेहरा भीड़ में खोए हुए बच्चे की तरह सहमा सहमा था। एक बार कुशल हाथों में पहुंच जाने के बाद मुझे निश्चिंत हो जाना चाहिए था, पर वहां का वातावरण ही कुछ ऐसा था। घबराहट कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। पिछले 2-1 बार चेकअप में डॉक्टर ने हल्का सा संकेत दिया था कि बच्चे की पोजीशन थोड़ी गड़बड़ है। घबराने की बात नहीं थी, पर उन्होंने उठने बैठने और लेटने के तरीकों के संबंध में कई निर्देश दिए थे। सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए, भारी चीज उठाने के लिए, कुछ खास चीजें खाने के लिए मना किया था और खासकर घी से परहेज बताया था। पर आने वाले के प्रति मैं ऐसे विद्वेष से भर गई थी कि मैंने हर काम वही किया जो मुझे मना किया गया था। एक अजीब सी जिद मुझ पर सवार थी और मैं निरंतर उस अजन्मे शिशु की मृत्यु की कामना कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था एक बार वह मेरी गोद में आ गया तो जबरदस्ती मेरी ममता छीन लेगा। यहाँ आने के बाद वह जुनून 100 गुना होकर मुझे डराने लगा, क्योंकि मेरा हंसकर स्वागत करने वाली सिस्टर गंभीर लग रही थी। हमेशा चहकने वाली डॉक्टर मित्रा भी बदहवास सी थी। वह 2-4 बार बाहर जाकर किसी से फोन भी कर चुकी थी। फिर धीरे धीरे मेरी टेबल के पास अजीब से मानव आकार इकट्ठे होने लगे। सिर पर चपटी टोपियां, चेहरे ढके, लगा जैसे यमदूत हों। तेज रोशनी, चमकते औजार, अजनबी चेहरे। मुझे लगा जैसे डर से ही मेरा दम निकल जाएगा। भाभी डरना नहीं, मैं हूँ यहाँ। मैंने चौंक कर देखा, दिलीप थे। उन आंखों में आज प्रतिहिंसा का भाव नहीं था, फिर भी मैं पहचान गई कि दिलीप थे। भाभी, उन्होंने मुझे भाभी कहा था, पहली बार इस नाम से पुकारा था। इस बात की खुशी इतनी अधिक थी कि उसमें मेरी सारी लाज शर्म डूब गई। भैया जी, मेरा ऑपरेशन होगा, बस एक छोटा सा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बेहोश करेंगे? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए, आप घबराना नहीं। और वह नहीं घबराती। शी इज़ अ ब्रेव लेडी। यह आवाज़ डॉक्टर मित्रा की थी। आप उनके मियाँ को देखते, डिक्लेरेशन लिखते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। भैया जी। हाँ भाभी। क्या ये बहुत नर्वस हो रहे थे? अरे बस कुछ ना पीछे, उन्हें समझाने में तो देर लग गई। भाभी, नाउ ब्रेव। और वह मेरे कानों के पास झुकाई। याद रखिए, आपको वापस आना है, आपको वापस आना है। दादा आपकी राह देखेंगे।
ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ही विल वेट फॉर यू, यू शुड कम बैक नाउ प्लीज़ डॉक्टर, किसी ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। सॉरी, दिलीप ने कहा, पीछे हट गए। कमरे में पल भर की नीरवता छा गई। लगा जैसे सब लोग सांस रोककर मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि बाहर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे वापस आना ही होगा। आई शैल कम बैक, आई शैल हैव टू कम बैक। मेरा पुनरागमन होगा, मुझे वापस आना ही होगा।